ठीक है, इन एन एलएलपी इफ किसी पार्टनर का डेथ हो गया, और सोचो कभी होता है ना कि एलएलपी का नाम उनके नाम पे है, नाम वगैरह यूज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहा है, तो मुझे बताओ क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी उसके रिलेटिव में या कोई भी जो है, क्या वो लायबल होगा? नहीं सर, नहीं होगा सर। बाय डिफॉल्ट उसका लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक जन निकल गया है, कौन निकला है? चल अच्छा, चलो नेक्स्ट इजी है। देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी इन द केस ऑफ फ्रॉड, पढ़ाना है क्या मुझे बताओ? नहीं सर, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, अच्छा नॉर्मल अगर गलती हुआ, नॉर्मल गलती हुआ तो कौन बियर करेगा? नॉर्मल गलती हुआ, कंडक्ट करते करते अगर गलती हुआ तब कौन बियर करेगा उसको? नॉर्मल कंडक्ट पार्टनर्स। पार्टनर्स बियर करेगा। फर्म, सॉरी। वो 4 दिन अकेले क्या छोड़ देते हैं आपको? कोमल का एक बीसी के चक्कर माइनस। सर गलती से बोल दी पार्टनरशिप करते करते पार्टनर। क्या होगा? फर्म बियर करेगा, हाँ फर्म सर। बियर करेगा फर्म के प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है, हिसाब से, अनुसार, क्या बात है, हिंदी सुनो बस लगा। ठीक है, अब सुनो, तो इन द केस ऑफ फ्रॉड, अगर आपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया या आपको इंटेंशन ही डिफ्रॉड करने का था, देन इन दैट केस क्या पार्टनर्स लोग का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और सोचो अगर उस पार्टनर ने डिफॉल्ट किया, उस पार्टनर ने फ्रॉड किया और उसका बेनिफिट जो है एलएलपी को भी मिला, तो क्या एलएलपी का लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगा? हाँ। समझ में आ रहा है आपको? देखो इसमें लिखा हुआ, देखो नीचे में लिखा, इफ द इंटेंशन, नीचे दिख रहा है क्या आपको ये वाला पार्ट? हाँ सर, इफ इंटेंशन फ्रॉड एलएलपी एंड पार्टनर्स लायबिलिटी अनलिमिटेड। अब सुनो मेरा केस समझो, ए बी सी डी मिलके एलएलपी बनाया, ए ने फ्रॉड किया, ठीक है, और सब लोग ने मिलकर सोचो बनाया एबीसीडी एलएलपी, ठीक है, एबीसीडी एलएलपी, होता नहीं है वैसा नाम गंदा सा, बट चलो मान लो, ठीक है, एक ने फ्रॉड किया, लायबिलिटी किसका किसका रहेगा बताओ? सर चारों का रहेगा। मैं नहीं पढ़ा रहा। सर ए का रहेगा। ए का रहेगा, साथ में अगर फर्म ने बेनिफिट उठाया तो फर्म का रहेगा। फर्म और ए। रहेगा क्या? हाँ, बी सी डी का रहेगा? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। हाँ सर। हाँ सर। और अगर कुछ आप कॉम्पनसेशन वैसे के लिए लाइबल है, वो सब के लिए आपका जो, अगर आप ऐसा काम करते हो तो कुछ कुछ लाइबिलिटी आपके खिलाफ है, तो वो सब चीजें मैं आपको पहले ही बताता हूँ। इस चैप्टर में बहुत सारे पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन वाला पोर्शन है, प्रोसिक्यूशन मतलब जेल में डालना आपको, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है, तो आप चाहे तो सबको इग्नोर कर सकते हो, याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो छोड़ दो, क्योंकि बहुत है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इग्नोर कर दो, अगर एक का क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, 99 ले आना, ठीक है। तो मेरे साथ तो जो पेनल्टीज वगैरह है वो सब इग्नोर कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है विसल ब्लोइंग। किसी को आइडिया है क्या होता है विसल ब्लोइंग? एनी आइडिया? विसल ब्लोइंग बताओ विसल ब्लोइंग जो है बताता है। फर्म का नहीं, ओनर का जब बताते हैं ना हम बाहर में, उसका गलती मतलब क्या है, क्रिटिसाइज करना ओनर का बाहर में किसी को दूसरे के। मैं सोचो कि अगर आप लोग एलएलपी थे, ठीक है, और आप एक पार्टनर हो एलएलपी के, ठीक है, और आपको पता है कि आपका एलएलपी जो है बदमाशी का काम कर रहा है, ठीक है, आपने कुछ गड़बड़ काम कर रहा है, बाकी पार्टनर्स लोग मिलके भी एलएलपी में कुछ इलीगल काम कर रहा है, ठीक है, और आपको उसका पार्ट नहीं बनना है, यू आर अफ्रेड द फैक्ट कि ये लोग सब लोग फंसेगा तो मैं भी फालतू का फंसूंगा। तो आपने क्या किया, आपने जाके कंप्लेन कर दिया, ठीक है, आपने कंप्लेन कर दिया कि भाई देखिए हमारा जो एलएलपी है वो ऐसे गलत काम कर रहा है, ठीक है। अगर उसको बोल, जिसने बोला अपने फर्म के खिलाफ बोला, बट क्योंकि उसे लगा कि उसे बोलना जरूरी है, तो इसको बोलता है विसल ब्लोइंग करना, छुपके से अपने वालों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताना, उसको क्या बोलता है? विसल ब्लो करना, ठीक है। सोचो अगर आपके पार्टनर लोग जो है बदमाशी कर रहे थे, आपके फर्म जो है वो डिफॉल्ट कर रहा था, बदमाशी कर रहा था,
उस केस में अगर मैंने विसल ब्लो किया, मैंने बताया, तो क्या मेरा जो लाइबिलिटी है, जो मेरा पेनल्टी मुझ पे लगना चाहिए था, बिकॉज आई एम आल्सो पार्ट ऑफ द एलएलपी, राइट, तो जो मुझ पे लाइबिलिटी लगना चाहिए था एज अ पार्ट ऑफ द एलएलपी, क्या वो थोड़ा कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। कम से होना चाहिए सर, है ना, क्योंकि मैंने यूजफुल इन्फॉर्मेशन दिया है। बाद में जाकर सोचो अगर सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया, तो जस्ट इन द केस कि मैंने विसल ब्लो किया था, मैंने इन्फॉर्मेशन बताया पार्टनरशिप अपना एलएलपी के बारे में सबको, तो क्या मुझे लोग बाग अगर थ्रेटन करेंगे, हैरेस करेंगे और ऐसे बोलेंगे कि अब तुम एलएलपी का पार्ट नहीं बन सकता है, ये सब चीजें बोलेंगे, तो मैं मानूंगा क्या बात को? बताओ लॉ के हिसाब से। नहीं माने। यही लिखा हुआ देखो तो इस पे क्या रीडिंग इक्वेशन करो तो फटाफट क्या लिखा हुआ है। The court or tribunal may reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee of a LLP if it is satisfied that such हम partner कर or सकते हैं। employee of a LLP एक सेकंड। रिड्यूस का मतलब तो होता है कम करना, वेव ऑफ का मतलब हटा देना। हटा देना। वेरी गुड, कम करना पेनल्टी। फिर नेक्स्ट का सच पार्टनर और द एम्प्लॉय of a LLP has provided useful information during investigation of such LLP, or when any information given by any partner or employee, whether or not during investigation, leads to LLP or any partner or employee of such LLP being convicted under this act or any other act. समझ में आया? या सोचो आपका एलएलपी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस दौरान आपने अगर बता दिया कि देखो कुछ गड़बड़ है, वो बोलता नहीं है अभी अपना गलती मान लो, अदरवाइज बाद में बहुत ज्यादा सजा मिलेगा, बोलता है नहीं बोलता है लॉ में कभी कभी, ये अभी जो भी गलती किया मान लो, क्या पता मैं तुम्हारी थोड़ी सी जो सजा है उसे थोड़ी सी कम कर दूं, ठीक है। उस समय अगर आपने बता दिया यूजफुल इन्फॉर्मेशन, तब भी आप विसल ब्लोइंग कर रहे हो। और अगर आपने कुछ हुआ नहीं, ठीक है, उसके पहले अगर आपने इन्फॉर्मेशन अगर दे दिया, तो उस केस में भी क्या पता हो सकता है कि आपके ऊपर एकदम भी पेनल्टी नहीं लगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सर पेनल्टी लगता है क्यों है सर? तुम अगर कुछ तो उसको लगना ही नहीं चाहिए। तुम अगर कुछ गड़बड़ करता है, तुम्हारा फॉर्म अगर गड़बड़ करता है, तो फॉर्म लायबल होता है। फॉर्म के आदमी कौन है? पार्टनर। तुम्हारा भी तो शेयर है ना, तो तुम्हारा शेयर का लायबिलिटी भी तो आ रहा है ना उसमें। तुम्हारा फर्म का एसेट्स, मान लिया फर्म का एसेट्स है, एलएलपी का एसेट्स है, बट पैसा किसका लगा हुआ है? हाँ पार्टनर्स का लगा हुआ है ना। हाँ। लायबिलिटी मान लिया इंडिपेंडेंट है फर्म का और पार्टनर्स का, मान लिया एलएलपी में, बट अल्टीमेटली एलएलपी तो तुम्हारा ही पार्ट का है ना। अल्टीमेटली तो एलएलपी भी तुम उसमें पार्टनर है, तो अगर एलएलपी इफेक्ट होगा तो एथिकली तो ये गलत है ना। एथिकली गलत क्या चीज है? अपनी फर्म का बाहर में अगर विसल ब्लोइंग का जो आता है, नहीं, गलत काम तो अगर कर रहा है एथिकली तो गलत ही है। एथिकली तो सही है ना। अगर आप अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी को बता रहा होता कि मेरा जो एलएलपी है ना वो इस में मर्ज होने वाला है या इस प्राइस में सामान बेचने वाला है, तो वो एथिकली गलत होता। आपका एलएलपी गलत काम कर रहा है, समझ रहे हैं? आपका एलएलपी गलत काम कर रहा है, उसके उस इन्फॉर्मेशन को आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट लिखा हुआ है, तो उस केस में भी तो विसल ब्लोइंग ही हो रहा होगा ना। हाँ, उस केस में भी ब्लोअर दोनों हो सकता है, कोई केस जरूरी नहीं है। विसल ब्लोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलएलपी सेक्शन नंबर 31। ठीक ठीक है, फिर नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? No partner or employee of any LLP may be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed, or in any other manner discriminated against the terms and conditions of his LLP or employment merely because of his providing information or causing information to be provided. समझ गया? जस्ट बिकॉज मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है एलएलपी के खिलाफ, मेरे खिलाफ हरेसमेंट नहीं होना चाहिए एज पर लॉ में मेंशन कर दिया, सर तब भी हुआ तो आप कंप्लेन कर सकते हो, केस कर सकते हो, बिकॉज लॉ में मेंशन किया हुआ है। ठीक है क्या? क्लियर है? हाँ। यहाँ तक आपने खत्म कर दिया पूरा का पूरा पार्ट। ठीक है, अपना एक वो सीधा यूनिट 1 खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे डायरेक्टली फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के ऊपर। कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अपने फटाफट रीड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो अगर आप चलो इस शुरू से करते हैं। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना मेंटेन करना है, ऑडिट कब करवाना है, इसे सब कुछ जो है अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक हो गया आपका यूनिट 1 खत्म एलएलपी का। ठीक है, अब फाइनेंशियल डिस्क्लोजर देखो, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कराना पड़ता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ऑडिट भी करवाना पड़ता है एलएलपी का। और सिंस हमको पता है इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट में बहुत सारा कंप्लायंसेस था, पार्टनरशिप एक्ट में बहुत कम कंप्लायंसेस था। एलएलपी में क्या होगा, थोड़ा सा मिक्स होगा। तो यानी कंप्लायंसेस तो इसमें भी होगा, बट उतना नहीं होगा जितना
इतना क्या कंपनीज में मीटिंग वगैरह का झमेला ये सब नहीं है उसमें, ठीक है, एलएलपी में। चलो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या लिखा हुआ है इस पे देखो तो, फटाफट रीड करो तो क्या लिखा हुआ है, कोई जन रीड करो तो। The LLP shall maintain such proper books of account as may be prescribed, नहीं पूरा रीड करो। relating to its affairs for each year of its existence, on case basis or accrual basis, according to double entry system of accounting, shall maintain the same at its registered office for such period as may be prescribed 8 years. कितना प्रेस्क्राइब किया हुआ है? 8 years. अच्छा, 80 आप लोग देखो एक गलती करते हो, देखो जब मैं रीड करने का मौका दे रहा हूँ रीड करना चाहिए, बिकॉज आपने क्या किया, रीड करते ही आपका रीडिंग हो गया एक बार, समझ में आ रहा, तो फायदा उठाया करो इस मोमेंट का, ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाओ। अच्छा है मुस्कान, ठीक है, सिंपल सा है या नहीं, इसको बार बार पढ़ना है क्या बताओ मेरे को, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। कोमल, अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि जो जितना भी एलएलपी में अंदर में आपस में अफेयर हो रहा है वो सबका रिकॉर्ड ही नहीं, सारा काम का, हाँ ठीक है ना, समझ आया ना। हाँ सर। मैंने वॉलंटरीली बोला सर आप मेरा तो काटेगा ही, आप आओ मेरे को बोल दो, ठीक है, ऑन द कैश बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम में होगा, और कहाँ मेंटेन करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। कब तक, कितना साल के लिए करना है आपको, और पीरियड ऑफ 80 years 80 इयर्स दी 8 इयर्स 8 years ही बोला सर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है फिर, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। आपका जो फर्म है वो सॉल्वेंट है, यानी कि आपका एसेट्स इज मोर देन लायबिलिटीज, वो हर एक एलएलपी को बताना पड़ता है। क्या लिखा हुआ देखो तो, एवरी एलएलपी शैल, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी में, क्या लिखा हुआ है, एवरी एलएलपी शैल within a period of 6 months from the end of each financial year prepare a statement of account and solvency for the said financial year as at the last day of the said financial year in such form as may be prescribed. एक सेकंड सुनो, तुम्हारा क्या होता है सिस्टम, देखो जनरली फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से, तो जिस दिन 31st March जिस दिन ये एंड हुआ 31 मार्च को, उससे कितना महीना में करना आपको, लास्ट डे का, जिस दिन लास्ट डे था 31 का, उससे कितना महीना में बनाना आपको, 6 month के अंदर आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, ठीक है। ये आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, आपका स्टेटमेंट्स ये सब है, और आपका सॉल्वेंसी एक डिक्लेरेशन की आपका जो फर्म है या आपका जो एलएलपी है वो क्या है, सॉल्वेंट है। देखो ये तो सर समझ में आ गया सर, ये तो सिंपल था। अब देखो केस समझो, ठीक है, अगर 30 सितंबर के पहले का है, 30 सितंबर के पहले अगर आपका फर्म जो है इनकॉर्पोरेट हुआ, 30 सितंबर के पहले अगर आपका इनकॉर्पोरेट हुआ, ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ऑन 31 मार्च। सोचो एग्जांपल 39 2010 का बात है, सोचो, हाँ, तो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा फॉर दैट फर्म ऑन 31 मार्च 2011 में होगा। 11 यहाँ से क्या होगा, प्लस 6 मंथ्स डॉक्यूमेंट को रेडी करना पड़ेगा। बट द कैच इज, अगर सोचो 30 सितंबर 2010 के बाद में अगर आपने इनकॉर्पोरेट किया, एलएलपी ने इनकॉर्पोरेट किया, सोचो अगर इनकॉर्पोरेट किया है 10 अक्टूबर 2010 को, then in that case your year ending won't be 31st March 2011, नहीं होगा, ठीक है, आपका ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 नहीं होगा, आपका ईयर होगा, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2012 नेक्स्ट ईयर। समझ में आया आपका? अगर आपका सितंबर के पहले का है तो जो करंट ईयर में ईयर एंड हो रहा था वही आपका फाइनेंशियल ईयर एंड वहां पे हो रहा है, और अगर 30 सितंबर के बाद का है, ठीक है, 30 सितंबर के बाद का है, तो आपका इस साल जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं होगा, क्या होगा इसका, नेक्स्ट ईयर आपका जो है फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। समझ में आया क्या? बताओ मेरे को बात। हाँ। पर लेकिन ऐसा क्यों? देखो इसमें क्या होता है, बीच में आपको एक ना, आपको टेम्परमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ता है ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जिसमें आप बोल सकते हो ना 1 साल से ऊपर हो गया पीरियड, राइट, तो जो भी आपने टेम्पररी पीरियड के लिए तो आपको एक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है उसमें, तो वो आपका मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोग को। ये इसलिए क्योंकि देखो अगर आप मतलब बात ये है कि 6 महीना तो पार हो गया अकाउंट आपका, समझ रहे ना, साल का 6 महीना तो पार हो गया, अब आप 3-4 महीना अगर काम कर रहे हो तो उसके लिए क्या तो मेंटेन करोगे, उसके बाद वापस 6 महीना बाद में आपको ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, इट्स फालतू का हैसल। इसलिए बोलेगा जब 6 महीना पार हो ही गया है तो वो जो 4-5 महीना जो आप एक्स्ट्रा है उसको भी ले लो, साथ में 1 साल और ले लो, 1.5 साल का 1 साल अच्छे से बना लेना।
समझ में आया? लॉजिक ये है मतलब, चलेगा? हाँ सर। क्लियर है क्या? बताओ मेरे को। हाँ। बताओ, अगर अगर सोचो Yeah, इनकॉर्पोरेशन अगर आपका, जी आंटी, 1/11/2010 में हुआ तो 2012 में होगा। 12 और अगर सोचो 4 अप्रैल में हुआ तो 31st March 2011। 2011। ठीक है, सही है, क्लियर है ये वाला पार्ट? बताओ नेक्स्ट पेज में आओ। Yes, sir. हाँ चलो एक बार इसको समझ में आया? क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? ठीक है, sir. हाँ फिर उसके बाद बताओ, सच स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द LLP। LLP। एलएलपी। ठीक है, अगर किसी के पास कॉपी है ना तो लिख लेना ये वाला पार्ट को जो मैंने आपको बोला। हाँ, डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने ये वाला पार्ट नहीं डाला है यहाँ पर। ठीक है, साइंड बाय द क्या लिखा हुआ है? डीपी। पार्टनर ऑफ LLP। पूरा रीड कर ले तो उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। फिर नंबर पॉइंट 3 क्या लिखा हुआ है देखो तो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Every LLP shall file within 30 days this statement of account and solvency prepared with the registrar every year in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed. समझ में आया? 30 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? अकाउंट एंड सॉल्वेंसी Account and अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना जो पड़ेगा। आपने बनाया है, नहीं नहीं, प्रिपेयर तो 6 महीने के अंदर करना है, याद करो। 30 दिन के अंदर क्या करना है अभी? registrar सबमिट करना है। सबमिट करना है along with the सबमिट prescribed करना है fees. फीस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? The accounts of the LLP shall be audited in accordance with the rules as may be prescribed. However, the central government may by notification in the official gazette exempt any class or classes of LLP from the requirement of the sub section. यानी कि जनरली आपको ऑडिट कराना पड़ता है, पर अगर कोई स्पेशल क्लास है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया तो हो सकता है कि आपको ये ऑडिट वाला जो पोर्शन है उसको रिमूव कर दे। इसको रीड करेगा क्या? बताओ तो, नीचे वाला पार्ट रीड करेगा क्या? कर लेगा सर एक बार। रीड कर लो, हम नहीं सजेस्ट करेगा तो। फाइन एंड पेनल्टीज है, ठीक है। तो बहुत पेनल्टीज है हर। मतलब नहीं है बोल रहा है ना, इसलिए तो बोला आपको, ये तो हम छोड़ने के लिए कुछ बोलता है क्या? सर डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है डीबी पार्ट, उन लोग का पेनल्टी कम क्यों होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट? ऐसा नहीं है दैट वो लोग का थोड़ा कम रहता है, मतलब बिकॉज देखो क्योंकि सर हर सारा चीज में उनका कम है। एलएलपी से कंपेयर कर रहा तुम, समझ रहे बात को? पार्टनर से कंपेयर नहीं कर रहा है। डीपी का पार्टनर्स में तो तुम्हारा लाइबिलिटी उल्टा लग रहा है, देखो यहाँ पे नॉर्मल पार्टनर्स को तो लगता ही नहीं है। एलएलपी का तो ऑब्वियसली फर्म है ना, तो फर्म में तो ज्यादा पेनल्टी लगेगा ही, और एक इंसान है डीपी तो थोड़ा कम पेनल्टी लेगा, सिंपल सा बात है। कंपनी से ज्यादा पेनल्टी लेगा, उसके शेयर होल्डर से, सॉरी उसके डायरेक्टर से कम लेगा, सॉरी पार्टनर से कंपनी से ज्यादा लेगा, और डायरेक्टर से क्या है होगा, कम, थोड़ा कम ही लेगा ना ऑब्वियसली, कम लेगा, वही बात है। तो उस केस में कंपनी हो गया यहाँ एलएलपी, और वहां का डायरेक्टर यहाँ पे क्या हो गया? डीपी। डेजिग्नेटेड पार्टनर। सही है, बताओ क्लियर है यहाँ पे? हाँ Yes, sir. चलो आप लोग एक काम करो, साइड में खाली हल्का सा लिख लो, इफ incorporation takes place, incorporation of what? Before 30 सितंबर, तब फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा आपका? 31st March 31st March of the next year, right? हाँ। और अगर if incorporation takes place after, तब फाइनेंशियल ईयर ऑफ द नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना वो लिख लो आप लोग, ये वाला। समझ में आ रहा है कि सबको यहाँ पे अच्छे से? हाँ सर। बैठा है। जोश पे है तो सबका सब, या ढीला हो गया? जोश में जोश पे है भैया।
और से बताना। हो गया सर। हो गया सर। सिमिलरली एनुअल रिटर्न का पोर्शन ये लिखा है कोमल? सर लिख ली। नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न। बता दो एनुअल, जैसे कि आपको क्या क्या मेंटेन करना पड़ रहा है यहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न, बस यही है। एनुअल रिटर्न लास्ट है। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी एलएलपी शैल फाइल एन एनुअल रिटर्न, पूरे साल का एक रिटर्न टाइप से, duly authenticated with the registrar within 60 days of the closure of its financial year in such a form and manner as may be prescribed with along with the fees as may be prescribed। और अगर नहीं किया तो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगा। कितना पॉइंट याद करना, आपको समझना कितना पॉइंट है, खाली 1 पॉइंट। खत्म, डन, इजी। अगर किसी ने प्रिंट आउट निकाला है, आई डोंट थिंक सो बिकॉज बहुत लेट से दिया था आपको मैंने, तो कट कर सकता है। हाँ जी इसलिए बोला कट कर लो बाद में जब भी निकालोगे। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इसमें क्या है ना, सिर्फ शेड्यूल्स मेंशन किया हुआ है, ठीक है, शेड्यूल मेंशन किया हुआ है, सेकंड शेड्यूल, ये एग्जैक्टली थर्ड शेड्यूल सेकंड शेड्यूल हमको दिया ही नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन जो है सिंपल सा टेस्ट है, ये सेल्फ कर लोगे क्या आप लोग, इसी से लिंक्ड है कि अगर कन्वर्ट करते हो, अगर सोचो एलएलपी में कन्वर्ट करते हो, फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट, तो उसका एक अलग स्टैंडिंग होगा, उसके अपने पार्टनर्स होंगे, उनके लायबिलिटी अलग अलग होंगे, आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, तो वो सब चीजें, जैसे कि अगर एक नया एलएलपी रजिस्टर होता है तो उसके कई सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं नहीं होते, हाँ, अगर एक नया एलएलपी इनकॉर्पोरेट होता है तो उसके अलग अलग फॉर्मेलिटीज होते हैं नहीं होते, होते हैं सर। मतलब अगर आप फर्म को कन्वर्ट करते हो एलएलपी में तो उसके भी अपने अपने फॉर्मेलिटीज होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो वही लिखा हुआ है इसलिए सेल्फ कर लोगे क्या आप लोग, ये वाला पार्ट को खाली इतना ही दे रहा हूँ सेल्फ, बस और कुछ नहीं दे रहा हूँ। तो कन्वर्जन वाला पार्ट जो है आप लोग कट कर सकते हो, फिर नोट्स में लिखा है कि वो कट करना था, कि बाई चांस बुक से अगर आपने कंपेयर किया तो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, फिर हमको बोलेगा सर ये वाला पार्ट करवाया नहीं है यार, ठीक है, यहाँ तक है बस, फिर खत्म, बहुत सिंपल सिंपल पोर्शन। अब तो मजाक चल रहा है खाली, देखो हंसी मजाक चलेगा अभी। वाइंडिंग एंड डिसोल्यूशन क्या होगा, चलो रीड कर लो फटाफट, कुछ नहीं है इसमें भी। वाइंडिंग अप एंड रिजोल्यूशन, कब कब वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन हो सकता है एलएलपी का, सिंपल, कुछ कुछ चीजें तो एकदम सिंपल है। अगर एक ही पार्टनर रह गया काफी सालों तक, तो मिनिमम कितना पार्टनर्स चाहिए था, दो नहीं होके एक रह गया, तो वो लोग डिसॉल्व हो जाएगा, कर सकता है। करो चलो पढ़ो। Winding up and dissolution, Section 63. The winding up of a LLP may be either voluntary or by the tribunal, and LLP so wound up may be dissolved. समझना है क्या, ये दरकार नहीं है, वॉलंटरी भी हो सकता है या फिर कोर्ट का डिसीजन पे भी हो सकता है। खत्म, तो इसको कट कर दो, जो पॉइंट पढ़ना है वो ये है। Circumstances in which LLP may be wound up by tribunal, Section 64. A LLP may be wound up by the tribunal if the LLP decides that LLP be wound up by the tribunal if for a period of more than 6 months the number of partners of the LLP is reduced below 2. ठीक है, If the LLP is unable to pay its debt, राजधानी रुको, सुनो, तो अगर दो पार्टनर से कम हो गया तब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर के हिसाब से क्या होगा, वो वाइंड अप हो जाएगा। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अगर एलएलपी कुछ भी डेट्स वगैरह पे नहीं कर पा रहा है, और अगर एलएलपी का काम ऐसा है कि वो देश के सोवेरिटी के खिलाफ जा रहा है, देश का एथिक्स के खिलाफ जा रहा है, तो उस केस पे एलएलपी को रहने देगा क्या ट्राइब्यूनल, नहीं। फिर क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट पढ़ लो, राजधानी पढ़ो। If the LLP has the LLP is unable to pay its debt, if the LLP has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state or public order. next वो तो पढ़ ही लिया, फिर next The LLP has made a default in filing with the registrar the statement of account and solvency or annual return for any 5 consecutive financial years. एक सेकंड, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं कि डिफॉल्ट की, क्योंकि डिफॉल्ट में ऊपर में इम्प्रिजनमेंट और वो सब था, राइट, याद है। अगर आपने कितने साल तक नहीं किया, 5 साल नहीं, 5 साल नहीं, यही बात है, यही लॉ में डिफरेंस है, 5 साल नहीं है, कितना है, 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, 5 कंटिन्यूअस ईयर्स अगर आपने किया तब जाके ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है फॉर योर डिसोल्यूशन। समझा लॉ को कैसे पढ़ना है, हाँ ठीक है। फिर और
यानी कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर और क्या लिखा हुआ है, इफ द ट्राइब्यूनल is of the opinion that it is just and equitable that the LLP be wound up rules for ठीक है। याद है पार्टनरशिप फर्म में भी जब डिसोल्यूशन वाइंड अप पड़ा था तो बहुत सारे रीजंस दे दिया था, याद है, काफी दिनों से लॉस कर रहा है, याद है, अनसाउंड माइंड का हो गया है, काफी सारा पॉइंट्स था, याद है ना, लास्ट का डिसोल्यूशन वाला पार्ट, डिसोल्यूशन एंड माइंडिंग पार्ट, याद आ रहा है हल्का हल्का, उसमें बहुत सारा पॉइंट था, लास्ट में एक तो पार्ट था आपको याद है, मैंने ब्रह्मास्त्र पॉइंट बताया था आपको, ट्राइब्यूनल के पास जो ब्रह्मास्त्र पॉइंट है, याद आ रहा है, वो भी यही था, सेम जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, याद आ रहा है। अगर ट्राइब्यूनल को लगा कि वो सही है और ये देश का हित के अच्छा है कि एलएलपी को बंद कर देना चाहिए, तो वो बंद कर देगा। ब्रह्मास्त्र पावर, रीजंस नहीं चाहिए उसको, उसको लगता नहीं एलएलपी गलत है, उसको लगता है कि फेयर है, उसको बंद कराना, तो वो बंद करवा देगा। क्या है, ठीक है। और रूल्स वगैरह बाइंडिंग का कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं पढ़ना है पूरा, इतना ही पढ़ना है, हो गया खत्म, समझ गया, आप लोगों को देख के पता चल रहा है 63, 64, 65 में कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 64 खत्म, ठीक है, इतना ही पढ़ो, ठीक है, इतना ही एलएलपी में पढ़ो, ये मिसलेनियस वाला पॉइंट अगर टाइम मिलता है बाद में जाकर कभी आपको, ठीक है, तो पढ़ लेना, बट अदरवाइज आप लोग उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, अगर रीड करना है तो हल्का से एक बार रीड कर सकते हो, कोई बड़ा बात है, इसलिए मैंने नोट्स में दे दिया, एग्जाम में आज तक नहीं आया है कभी भी, ठीक है, एंड मुझे आगे जाके पता नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता वाला बात है, बट चांसेस बहुत कम लग रहा है, ठीक है, थोड़ा आजकल मैं सेफ बोलता हूँ, नहीं तो मैं पहले ऐसे क्या बोलता, नहीं आएगा छोड़ दो, नहीं आएगा, बट आजकल थोड़ा सेफ बोलता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैंने बोल दिया कि एक बार अगर रीड करने आपने हमको बचा के चलते हो भैया, आजकल थोड़ा सा बचाना पड़ता है, उपाय नहीं है, ठीक है, तो मजाक कर रहा है, बहुत अकलमंद हो आप। 4 बार बोलो, ठीक है, चलो सुनो, तो क्या बोला हम लोगों ने, इतना ही पार्ट करो, ये क्या है मिसलेनियस का पोर्शन में क्या होगा, फालतू का आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा और चीजों को पढ़ के, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, रीड होता तो एक बार ऐसे बस स्टोरी बुक पढ़ते हो ना, तो ऐसे रीड कर लेना एक बार, ठीक है, कोई जब घुस के मत पढ़ो, ठीक है, खाली एक बार रीड कर लेना, डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, एलएलपी और कंपनी के बीच में डिफरेंसेस है, पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, बट देख लेना एक बार, 4 पॉइंट कर लेना खाली, ज्यादा मत करना, कितना पॉइंट, 4 अच्छा, उससे ज्यादा मत करना, जो इजी 4 पॉइंट है, अकर बकर बम में वो वैसे कर लो, हाँ, आवाज नहीं आ रहा जिस जो बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, पर अब आ रहा है मुझे। बोलो बोलो, तो बोल रहा हूँ कि इजी है चैप्टर। हाँ हाँ, अरे पानी है, पानी चैप्टर 8 मार्क का चैप्टर है, आप लोग कसम से बोलोगे, शिद्दत से बैठा ना 2 आवर्स में आपका चैप्टर खत्म हो सकता है, बताओ मेरे को गलत बोला क्या मैंने, 2 आवर्स में हाँ सर, इजी। शिद्दत से अगर बैठा तो 2 घंटा अगर ध्यान लगा के अच्छे से बैठा, 10 पेजेस का नोट्स है, ठीक है, 10 पेजेस का नोट्स में भी मैंने कितना बार कट करवा दिया, पेनल्टी से हटा दिया, 9 पेज हो गया आपका, 9 पेज पढ़ने में 2 घंटा से ज्यादा लगना चाहिए क्या, मतलब अगर आपको पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली लगता ही है, बट 2 आवर्स में आप अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आपको चाहिए तो, मतलब आप चाहते हो तो, और इससे ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहिए, बिकॉज आप समझो बात को, 1.5 दिन में आपको बीसीआर भी पढ़ना है, बीसी लॉ भी पढ़ना है आपको, तो आपको ऐसा प्लानिंग करना पड़ेगा कि सर एग्जाम के पहले आपका ये एलएलपी चैप्टर 1 घंटा में हो जाए खत्म, ठीक है, फर्स्ट डे जब आते हो ना, जब छुट्टी से आते हो, मतलब जब एग्जाम दे के आओगे, सेकंड पेपर है ना लॉ, तो जैसे आप अकाउंट्स का पेपर दे के आए, जो हाफ डे मिलता है उसमें से चैप्टर्स उड़ा दो, कंपनीज एक्ट, एलएलपी सब खत्म कर दो पहला दिन ही, ठीक है, उसमें आईसीए बैठ के मत बैठ जाना, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर लेके मत बैठ जाना, नहीं तो वो पूरा दिन वही लेट के बैठा रहोगे, और अगर लेके बैठते हो तो ऐसे खत्म करो कि उस दिन वो खत्म हो जाए, अदरवाइज पूरा फंस जाओगे, यहाँ ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ आपका और ना यहाँ पे छोटा छोटा चैप्टर्स खत्म हुआ आपका, तो वो मत करना गलती, प्लानिंग पहले से ही ट्राई कर लो, इसलिए मैं बोलता हूँ ज्यादा ज्यादा चैप्टर आपका खत्म होता है, 1.5 दिन का टारगेट खुद से लो अपना मन से, और बोलो कि चलो हम आज ना लॉ पढ़ेगा 1.5 दिन, बोलो ना टीचर लोग को, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं, अरुण भाई को बोलो हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं भैया, अभी 1.5 दिन का टारगेट बना करेगा, लॉ पढ़ रहा है तो थोड़ा होमवर्क हम लोग अभी नहीं कर पाएगा या फिर कम कर पाएगा, 1.5 दिन का 2 दिन ले लो, समझ आया ना बात को, लेके करो तभी जाके आएगा, एग्जाम का तरफ माइंड में रखो कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है, तभी जाकर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो, वैसे आप लोग सोचते हैं कि नहीं अभी तो एकदम लेट लेट के पढ़ लेता बाद में पढ़े, कैसे पढ़ेगा, टाइम ही नहीं मिलता इतना पढ़ने के लिए, प्रिंट आउट निकालो, कटिंग वटिंग करो, अपना नहीं समझ में आता अपना लैंग्वेज में लिखो,
नोट्स को ऐसे डिजाइन करो कि यू कैन कंप्लीट द एलएलपी चैप्टर इन 1 आवर, दैट्स योर टारगेट। हो पाएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ भैया। समझ में आया हाँ अच्छे से सर। आप लोग को एलएलपी एक्ट बढ़िया से? ठीक है, हाँ भैया। हाँ चलो सर।